नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BHU वाली पे। मैं ऋषभ रंजन एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ, इतिहास, हिस्ट्री। जैसा कि आपको पहले मालूम होगा कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस, पूरा हिस्ट्री का सिलेबस सूरज सर ने दिया था। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन वो पढ़ा रहे हैं आपको। मुझे आशा है कि आप उनसे पूर्णतः संतुष्ट होंगे और उनकी बातों को समझ रहे होंगे और अपने कॉपी में नोट्स भी कर रहे होंगे और लगातार क्वेश्चन भी बना रहे होंगे। आपको मेडाइवल हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मोहित सर देख रहे हैं, वो आपको सिलेबस प्रोवाइड करा चुके होंगे, उस पर अपना लेक्चर भी दे चुके होंगे। और इस लेक्चर के बाद मुझे आशा है कि आप उनसे भी पूर्णतः संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका, उनका इस पर गहन अध्ययन आपके लिए फायदेमंद होगा। और मैं आपके सामने आज हूँ एक बार फिर से मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। मॉडर्न हिस्ट्री में खास करके BA आर्ट्स और सोशल साइंस में, आर्ट्स में बात करें तो कम से कम 6 से 7 सवाल, कम से कम 6 से 7 सवाल, और सोशल साइंस में कम से कम 5 सवाल आते हैं इससे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से। इस कारण आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इतिहास बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, जैसा 5-6 क्लास से ही जैसे हम लोग पढ़ते हैं, NCERT का पढ़ रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, तो कब क्यों कैसे का चैप्टर आता है, आप उसी से इतिहास अपना शुरू किए होंगे। और हम लोग डे टू डे हर जगह पे हिस्ट्री को देखते रहते हैं। आपको हिस्ट्री से सामना ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जिस दिन आप अपने इतिहास को नहीं जानते होंगे, इतिहास के बारे में आप डिस्कशन नहीं किए होंगे, अगर आप पढ़ाई से लगातार रिलेटेड हैं तब। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो आपको बताता है कि आप पहले क्या थे, अभी क्या कर रहे हैं, और अगर आपकी गहरी समझ हो गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये भी बताएंगे कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। एक इतिहासकार के साथ, एक इतिहास के विद्यार्थी के पास एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल चीज़ यही होता है कि वो सबसे पहले अपना भूत पढ़ता है, वर्तमान में जीता है और भविष्य की आशाएं करता है, भविष्य की आशाएं इस रूप में करता है और सटीकता के साथ करता है, प्रयास करता है कि उस सटीकता के साथ पहुँचे, उस घटना के उस क्रम पे पहुँचे कि ऐसे अगर हुआ है तो ऐसा होगा। इसी कारण हम इतिहास को हर एक विषय, चाहे आप साइंस पढ़ते होंगे, चाहे आप आर्ट्स पढ़ते होंगे, इतिहास हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास होता है और इसी कारण इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक है इसमें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक पे हमें कितना बताना है, कितना कवर करना है, किस पे। हम यहाँ आपको ये बता रहे हैं, इतिहास तो बहुत बृहद विषय है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही बृहद सब्जेक्ट है। आप BA में भी पढ़ेंगे, अगर BA में इतिहास लेंगे तब MA में भी पढ़ेंगे। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दूँ 1857 की क्रांति, तो उसे आप 10th में भी पढ़े होंगे, उसे आप 12th के अगर हिस्ट्री में स्टूडेंट होंगे तो वहाँ भी पढ़े होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में आएंगे फिर भी 1857 की क्रांति को पढ़िएगा, MA में जाएंगे फिर भी 1857 की क्रांति को पढ़िएगा। अगर आप रिसर्च भी करेंगे फिर भी एक ही टॉपिक है 1857 की क्रांति, मतलब एक ही टॉपिक आपको कहां से कहां तक जा रहा है। लेकिन आपको मैं यहां बताऊंगा कि इसमें कितना आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे हम सबसे पहले अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, उस पर उसके बाद एक टॉपिक शुरू करेंगे, तो उस पर आपको क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप कॉपी हिस्ट्री का बनाए होंगे उसमें सबसे पहले एंशिएंट, कुछ पन्ना का मोटा कॉपी होगा तो बीच में मेडाइवल और अंत में मॉडर्न कर लीजिएगा। नहीं तो आप एक छोटा पतला कॉपी भी इसके लिए अलग से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सिलेबस नोट करें, उस सिलेबस के अनुसार हम जैसे जैसे बताने चले। क्योंकि आपको सबसे पहले बात जानना है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही हम लोग पढ़ेंगे, हम कोई सब्जेक्टिव आपको नहीं बताने जा रहे हैं जिससे आपका पूरा कॉपी भर जाए और आप उसी में पढ़ने में व्यस्त हो जाए। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करना है और हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से बताएंगे। और इसमें आपको केयरफुल एक बात करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको लिखाने नहीं जा रहा हूँ कि आप ऐसे लिखिए जैसे हम पढ़ लिए 1857 की क्रांति, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा कि इसका सामाजिक कारण ये है, आर्थिक कारण ये है, और आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे टॉपिक लिखूंगा, आप उस पर केयरफुल होकर सुनेंगे। अपने कॉपी में यहाँ पॉइंट कुछ लिख दूंगा आपके बोर्ड के सामने, बोर्ड पे मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, हर टॉपिक के बाद कुछ कुछ पॉइंट लिखूंगा, उसे आप पॉइंट को नोट करेंगे और उसके बारे में कुछ कुछ बताऊंगा, जिससे आप अपने इच्छा अनुसार अपने कॉपी में नोट्स करते रहेंगे। पढ़ने के दरमियान एक बार सुन लेंगे पूरा लेक्चर को, अगले बार में लिखना शुरू कर देंगे।
तीसरा, मैं आपको यहाँ जो नहीं लिखाने जा रहा हूँ उसे आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई मैथ या रीजनिंग का तो टॉपिक है नहीं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर आप अपने कॉपी में उसे नोट करेंगे। मैं यहाँ बताते जाऊँगा, आप उसे नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहाँ से कहाँ तक, जैसे आपको मालूम होगा कि मेडाइवल हिस्ट्री में आपको मोहित सर 1707 तक बताएंगे, मतलब औरंगजेब की मृत्यु तक, और हम आपको 1707 से आगे लेके चलेंगे। 1707 से लेकर लगभग अभी तक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग 1960-70 तक के ले चलेंगे, मुख्य रूप से आज़ादी तक 1947 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक रहेगा लेटर मुगल। अगर आप इंग्लिश में है तो लिख सकते हैं लेटर मुगल, और हिंदी में है मतलब मुगलों के बाद, जैसे मुगलों का जो पतन हुआ है 1707 के बाद, ठीक है। तो हम वहीं से शुरू करेंगे अपना पहला लेक्चर लेटर मुगल से। दूसरा, इसमें आपको हम बताएंगे क्या क्या कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से भारत के शहंशाह बने, मतलब भारत के बादशाह कौन कौन थे। बहादुर शाह हो गए, उसके बाद फिर जहांदार शाह हो गए, फर्रुख शेर हो गए, मोहम्मद शाह रंगीला हो गए। इस तरह से मैं आपको, जब तक मुगलों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता है देश में, मतलब मुगल का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक मैं आपको इस टॉपिक में कवर करूंगा। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं उसको बताऊंगा। दूसरा टॉपिक है हमारा न्यू ऑटोनोमस स्टेट इस्टेब्लिश्ड इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में जितना नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उससे भी क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जाते हैं। जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद अवध हो गए, उसके बाद आपका फिर यहाँ हैदराबाद मैसूर हो गया, पंजाब हो गया, मराठा हो गया। ये सब जितने स्टेट औरंगजेब की मृत्यु के बाद कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब मुगल कमजोर होने लगे तो नए नए राज्यों की उत्पत्ति हुई। उसमें जितना अगर स्टेट है इसके बारे में इस पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तीसरा टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से यूरोपियन भारत आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद फिर डच, उसके बाद फिर डच आए हैं, डच के बाद ब्रिटिश आए हैं, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए हैं, डेनिश के बाद फ्रांसीस आए हैं। किस यूरोपियन कंपनियां किस प्रकार भारत में आई हैं और यहाँ पे अपना व्यापार एस्टेब्लिश की हैं। व्यापार एस्टेब्लिश करने के बाद कोई कंपनी है जो भारत के ऊपर शासन करने लगती है। शुरू में कहती है हम आपके साथ व्यापार करेंगे, फिर कहती है कि नहीं हम धीरे धीरे आपका कुछ प्रशासन भी देखेंगे। प्रशासन देखने के बाद फिर कहते हैं हम आपके ऊपर शासन करने लगेंगे, और धीरे धीरे वो पूरे देश को गुलाम बना लेती है। तो इसमें हम देखेंगे द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियन किस प्रकार कैसे कैसे भारत आते हैं। हमारा अगला टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्या, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश युद्ध। भारत में जितना ब्रिटेन के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कौन कौन सी युद्ध लड़ी है, या फिर ब्रिटिश सरकार भी है ईस्ट इंडिया कंपनी के खात्मे के बाद वो कौन कौन सी युद्ध लड़ी है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम एंग्लो फ्रेंच वार का जिक्र करेंगे, इसमें इसे कर्नाटक वार भी कहा जाता है। हम बैटल ऑफ पलासी का जिक्र करेंगे, पलासी का युद्ध का जिक्र करेंगे, बक्सर के युद्ध का जिक्र करेंगे, एंग्लो मराठा युद्ध का जिक्र करेंगे, एंग्लो बर्मा युद्ध का जिक्र करेंगे, एंग्लो नेपाल युद्ध का जिक्र करेंगे, एंग्लो मैसूर युद्ध का जिक्र करेंगे। ये सब टॉपिक का हम जिक्र करेंगे इसमें, जो ब्रिटिश से लड़ाइयाँ हुई हैं भारत की, भारतीय रजवाड़ों के या फिर भारतीय शासक की। उसके बाद हम जब इसे पढ़ लेंगे तो हम आएंगे 1857 की क्रांति पे। 1857 की क्रांति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जो जिसके डेट कुछ कुछ पूछे जाते हैं, कब सबसे पहले शुरुआत हुई, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, इस तरह के डेट हम लोग इसमें जानेंगे। कहाँ कहाँ हुई 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था, इलाहाबाद था, पटना था, लखनऊ था, कानपुर था, झांसी था, इस तरह का जो केंद्र भी पूछा जाता है। उस केंद्र पे कौन कौन नेता थे ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इलाहाबाद से कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद अवध से उसका कौन नेतृत्व कर रहे थे, बिहार में इसका कौन नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर में इसका कौन नेतृत्व कर रहे थे, ये भी पूछता है। उसके बाद पूछता है कि ये 1857 क्रांति का कभी कभी कारण भी पूछ देता है आपसे कि इसका कौन सा सबसे तत्कालिक कारण रहा है, सबसे प्रमुख कारण रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1857 क्रांति के बाद हम जाएंगे किसमें, आपको हम बता दें। उसके बाद हम लोग जाएंगे सामाजिक आर्थिक सुधार जो आंदोलन हुआ है, सोशियो मतलब जो भारत में 1857 की जब क्रांति हुई है उसके बाद फिर एक पुनर्जागरण का रूप आया है। उसमें सामाजिक आंदोलन आया है, धार्मिक आंदोलन आया है भारत में, जैसे आर्य समाज हो गए। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो भारत में हुआ है उस पर जिक्र करेंगे इसके आगे। इसमें आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे मुख्य विद्रोह का। भारत में
कौन कौन से मुख्य मुख्य विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे में हम लोग किसके किसके बारे में जिक्र करेंगे आपको हम बता दें। सबसे पहले तो सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं उस पर जिक्र हम लोग करेंगे। सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। और इस जिक्र के बाद हम लोग करेंगे क्या, विद्रोह पे। किस पे करेंगे जिक्र, विद्रोह पे मतलब रिवोल्ट पे। आप अपने कॉपी पे इसको नोट करें कि विद्रोह में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, किसान विद्रोह पढ़ेंगे, जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे। किसान विद्रोह में हम लोग उसको जो विद्रोह मुख्य रूप से हैं जैसे नील आंदोलन हो गया, उसके बाद नील विद्रोह हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जनजातीय आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इस तरह का विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी पढ़ने के बाद अब हमारा टॉपिक कहाँ जाएगा, कांग्रेस में। भारत की आज़ादी में कांग्रेस की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। हम लोग उस पर जिक्र करेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई हम आपको बताएंगे, उसकी स्थापना क्यों हुई ये भी आपको हम बताएंगे, उसमें कितने सदस्य थे, उसके शुरुआती मेंबर कौन कौन थे। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि कांग्रेस में किस प्रकार से बंटवारा हुआ, किस प्रकार एक उदारवादी दल आ गया, एक अनुदारवादी दल आ गया जो कुछ विश्वास करता था कि हमें अपना आज़ादी हक लड़ के लेना चाहिए, कुछ कहता था नहीं हमको झुक के लेना चाहिए। फिर आता है हमारे यहाँ कांग्रेस के बाद अगला टॉपिक अपना क्या जाएगा, कांग्रेस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कांग्रेस और क्या, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसमें हम लोग जिक्र करेंगे किस चीज का, इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग जिक्र करेंगे 1885 से जो शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले जाएंगे कहाँ तक, 1905 तक। ठीक है, 1905 तक। यहाँ पे क्या होता है, उदारवादी दल का सबसे पहले प्रमुखता होता है। हम इस पर डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में कि 1885 से 1905 में कांग्रेस का क्या स्थिति रहा है। उसके बाद हम जिक्र करेंगे 1905 से 1920 तक। 1905 से 1920 तक हम पीरियड में इसके बाद चलेंगे, आपको हम पीरियड वाइज बताते चलेंगे इस पीरियड में क्या क्या हुआ। 1905 से 1920 तक चलेंगे, मतलब बंगाल विभाजन से लेकर हम असहयोग आंदोलन तक की जिक्र करेंगे। इसमें क्या हम आपको बताएंगे, इसमें आपको बताएंगे जो कांग्रेस का बंटवारा होता है। कांग्रेस के बंटवारा होने के बाद हिंदू महासभा की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके बारे में हम होम रूल आंदोलन का जिक्र करेंगे आपसे, गदर पार्टी का जिक्र करेंगे आपसे, लखनऊ समझौते का जिक्र करेंगे आपसे, जिन्ना का इसमें भूमिका के आपके ऊपर कुछ प्रश्न आते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। हम दादा भाई नौरोजी का भी जिक्र करेंगे। और इसी दरमियान हम यहाँ का जो कांग्रेस के मुख्य नेता थे उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। जैसे कौन कौन, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, पंडित मदन मोहन मालवीय हो गए। इनके बारे में हम जिक्र करेंगे 1905 से लेकर कहाँ तक, 1920 तक के पीरियड में। और इस पीरियड के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में मुख्य रूप से बताएंगे क्या, 1920 से लेकर 1947 तक के काल को। ये काल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉडर्न हिस्ट्री के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं गांधी एरा। क्या कहते हैं, गांधी एरा मतलब गांधी युग। 1920 से लेकर 1947 तक के पीरियड को हम लोग कहते हैं गांधी युग। मतलब इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच ही जाता है और एक नेता का उदय होता है जिसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम इस दरमियान क्या क्या जिक्र करेंगे, इस पीरियड में हम आपको बताएंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे इसमें आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। उसके बाद रावी नदी के तट पर जो सबसे पहले आज़ादी की मांग हुई थी उसके बारे में आपको हम बताएंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, कब हुई, उसका क्या प्रभाव रहा। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपको बताएंगे। हम बताएंगे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच क्या क्या उसमें फिर आगे बात हुई। आपको हम मैकडोनाल्ड चार्ट बताएंगे। इस पीरियड के बाद इस में हम आगे आपको बताएंगे क्या, आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चर्चा होगा इसमें फिर। और इसी पीरियड में हम आगे बढ़ते बढ़ते माउंटबेटन प्लान तक पहुंचेंगे। बेबल प्लान, माउंटबेटन प्लान और इसके जिक्र करते करते हम 1947 तक आएंगे जहां भारत को आज़ाद कर दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को।
तो इस पीरियड में हम देखेंगे, गांधी एरा के रूप में देखते हैं, और इसे हम आगे आपको डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के दरमियान। मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में आप इसे अंतिम टॉपिक के रूप से मान सकते हैं। लेकिन कभी कभी इससे आगे भी एक आध सवाल पूछ सकता है कि जैसे नेहरू जी का जो 5 वर्षीय प्लान था भारत में, उसके बाद हम इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। आखिर इमरजेंसी तक आ सकता है आपसे सवाल, ऐसे पूछा नहीं जाता है मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री में 1947 तक का ही सवाल पूछा जाता है, जो शुरू कहाँ से होता है, आपको 1707 से लेकर। तो इस पूरे सिलेबस में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या बताएंगे, उसके अंदर के क्या क्या टॉपिक रहेंगे, आपको किस तरह से अपने कॉपी में नोट भी करना है, मैंने आपको ये बताया। तो अब मैं आपको बताऊंगा आगे सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, हम उस पर चलेंगे और उसमें फिर आपको बताएंगे उसके बारे में क्या कैसे कैसे सवाल आते हैं और उस पर फिर डिस्कशन होगी।